सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशर यासिर। शुक्रिया। मेरा नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, सबसे बड़ी खबर आ रही है गोवा से, जहाँ की एक मजहबी यात्रा में भगदड़ के नतीजे में 10 अफराद हलाक हो गए और 50 से ज़ायद जख्मी हो गए हैं। दूसरी खबर के बारे में आपको बताते हैं कि जहाँ तक बिहार का ताल्लुक है, बिहार से भी एक खबर आ रही है। बिहार के एक स्कूल, सरकारी स्कूल में दोपहर का खाना बच्चों को दिया गया और उस खाने में मुर्दा सांप पाया गया, लेकिन वहाँ के जो बावर्ची था उसने उस मुर्दा सांप को निकाल फेंका और वो खाना बच्चों को फराहम कर दिया या सप्लाई कर दिया, जिसके नतीजे में बताया जाता है कि 100 बच्चे मुतासिर हुए हैं, बीमार पड़ गए हैं। तो बहरहाल हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि महकमे तालीमात का क्या हाल है। मरकजी हुकूमत तालीमी शोबे को भी ज़ाफ़रानी रंग देने की पूरी कोशिश कर रही है। मुग़ल बादशाहों के जो निसाब में असबाक थे या लाइसेंस थे उन्हें निकाल दिया गया है और दूसरी तरफ आपको जो काम करना है वो आप करते नहीं, यानी जो तलबा हैं उनको यानी तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा देने की बजाय इस तरह की ग़िज़ाएँ दे दी जाती हैं, जिसके नतीजे में वो बीमार पड़ जाते हैं। मुल्क की कई रियासतों में इस तरह के वाक़यात पेश आ चुके हैं। खुद उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि एक सहाफ़ी ने योगी हुकूमत का भांडा उस वक्त फोड़ दिया था और कहा था कि बच्चों को दाल नहीं बल्कि पानी में दाल मिलाकर दी जा रही है। तो आप अंदाजा कीजिए कि पानी में दाल मिलाकर देना ये क्या खतरनाक बात होती है। तो फिर कैसा हिंदुस्तान सेहतमंद होगा, कैसे तलबा सेहतमंद होंगे, ये एक सवाल उठता है। और नाज़रीन, अगर इंटरनेशनल लेवल पर जाएं तो आपको बता दूं कि यूरोपीय यूनियन ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के वज़राए ख़ारजा से बातचीत की है और जोर दिया है कि जंग ना करें और सब्र तहम्मुल से काम लें और जो कशीदगी या तनाव बढ़ा है उसे कम करने की कोशिश करें, क्योंकि आज दुनिया जंगों की लपेट में है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस तरह गजा में इसराइल ने दहशतगर्दी मचा रखी है। इसी तरह आप दूसरी तरफ यूक्रेन में देखेंगे, वहाँ की जंग ने हज़ारों लोगों को अब तक अपनी ज़िंदगियों से महरूम कर दिया है। यमन पर अमरीकी हमले जारी हैं और आप सूडान की हालत भी देख सकते हैं कि क्या हालात हैं। तो बहरहाल ख़ास तौर पर देखेंगे कि मुस्लिम और अरब ममालिक को ऐसा लगता है कि दुश्मनाने इस्लाम ने एक अजीब व गरीब साजिश के तहत, एक मनसूबाबंद साजिश के तहत तबाही व बर्बादी की तरफ ढकेलने का फैसला कर लिया है। तो बहरहाल जंगें जो है वो अब फिल वक्त दुनिया की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। वैसे भी ट्रंप के सदर बनने के बाद दुनिया की हालत मज़ीद ख़राब हो गई है। तो बहरहाल इस तरह की खबरें हमारे पास हैं। लेकिन तेलंगाना की जब बात करते हैं तो तेलंगाना के बारे में आपको बता दें कि पेद्दापल्ली में एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट वहाँ पर तामीर किया जाने वाला था, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं, ख़ासतौर पर आप देखेंगे सरकारी हुक्काम ने ये देखा कि वहाँ के मौसमी हालात है और जो टेक्निकल लिमिटेशंस है उसकी बिना पर एयरपोर्ट को किसी और मुकाम पर मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। पहले बसंत नगर में ये एयरपोर्ट कायम किया जाने वाला था। अब ओहदेदारों ने ज़मीन की या अराजी की जो निशानदेही की है वो है अंतरगम मंडल। अंतरगम मंडल में तकरीबन 591 एकड़ अराजी की निशानदेही कर ली गई है और वहाँ पर शानदार एयरपोर्ट कायम किया जाएगा। और इंटरनेशनल लेवल पे आपको ये बता दें कि इसराइल ने जो एड है उसको ब्लॉक कर दिया है। नतीजे में अब बड़े फ़लस्तीनी जो बालिग फ़लस्तीनी है वो भी खाने की तलाश में निकल पड़े हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसराइल ने तो पहले पानी बंद किया, अब खाना भी बंद करने की कोशिश कर रहा है। और दहशतगर्दी की हद ये है कि अमेरिका इसराइल की तायद पर तायद करता जा रहा है। तो चलते हैं हम अपने साथी यासिर की तरफ और पूछते हैं कि बिहार में जो वाक़या पेश आया है स्कूल में, वहाँ पर आप देखेंगे कि मुर्दा सांप खाने में पाया जाता है। तो आखिर हुकूमतें क्या कर रही है? हुकूमतें एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रही हैं। जी। ये चीज़ कोई पहली बार नहीं, जिस तरह आपने बोला अभी इससे पहले भी चीज़ें सामने आई हैं और इसको लेकर के अगर किसी क्या बोलते जो पत्रकार हैं, सहाफ़ी हैं, उन्होंने इसको लेके कोई रिपोर्ट की तो उनको फिर जेल में डाल दिया गया या उन पर केस कर दिया गया। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जहाँ पे बीजेपी सत्ता में होती है या बीजेपी अलायंस में होती है, उस स्टेट में अगर कोई जो है पत्रकार सहाफ़ी कुछ करता है, वहाँ पे कोई इल्ज़ाम लगाता है तो उस पर जो है केस कर दिया जाता है। वहीं अगर कहीं पे बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ किसी और की गवर्नमेंट है, तो वहाँ के लिए बीजेपी हर तरह से कोशिश करती है कि यहाँ पे भी हम आ जाएँ। बिहार की बात करते हैं। बिहार में कल जो आपने बताया कि एक मरा हुआ सांप पाया गया लंच में, जो स्कूल में खाना मिलता है उसमें, उसके बाद से अभी तक इसको लेकर के कोई टिप्पणी नहीं की गई कहीं से भी, ना सत्ता पक्ष की तरफ से ना विपक्ष की तरफ से। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों को नहीं पता है चीज़ें। अगर आप विपक्ष में तो आपको एक एक खबर की वो होनी चाहिए। जिस तरह से हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव
छोटी से छोटी खबर पे भी अपना कमेंट करते जी हैं। हाँ। तो वहाँ पे अब तेजस्वी यादव हैं, अभी इलेक्शंस भी होने वाले हैं, वहाँ को लेकर के मामला बहुत गर्म है। इसी भी तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखा। उन्होंने कहा है कि आपकी सरकार की तरफ से राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना कराने की घोषणा के बाद मैं आज आपको आशावाद की भावना के साथ लिख रहा हूँ। सालों से आपकी सरकार और एनडीए गठबंधन में जातीय जनगणना के आह्वान को विभाजनकारी और अनावश्यक बताकर खारिज कर दिया। जब बिहार ने अपना जाति सर्वे कराने से की पहल की तो सरकार और आपकी पार्टी के शीर्ष कानून अधिकारी सहित केंद्रीय अधिकारियों ने हर कदम पर बाधाएं खड़ी की। अब वो ये चाहते हैं कि जो भी इसमें जॉब वाला हिस्सा है उसको भी ऐड किया जाए। तो एक तरफ से आप अपनी राजनीति के लिए, अपनी चीज़ों के लिए कर रहे हैं, लेकिन जो आवाम के, जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो कल का भविष्य हैं, उसके बारे में भी आप बात करिए। उनके बारे में बात नहीं करते। कितने स्कूल हैं उत्तर प्रदेश में, बिहार में जो बंद किए गए टीचर्स की कमी की वजह से कि वहाँ टीचर्स नहीं पहुँच पा रहे हैं। अभी हाल ही में एक बहाली की गई थी वहाँ पे बिहार में, जिसमें बहुत सारे लोगों का क्या बोलते हैं टीचर्स में वो हुआ था सिलेक्शन। उसके बाद से अभी तक कोई बहाली नहीं हुई है। रीज़न ये है कि उत्तर प्रदेश कह लें, बिहार कह लें, इन दोनों में कुछ जो है समानताएं भी हैं, सिमिलरिटीज़ भी हैं। स्कूलों को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के और जॉब्स को लेकर के। पीके का हमेशा ये बयान रहता है कि पीके का कहना रहता है कि हम हमारे जो बिहार के लोग हैं वो जा कर के और शहरों में देखते हैं कि वहाँ पे किस तरह से तरक्की हो रही है। उस तरक्की के अगर देखा जाए तो सारथी बिहार के लोग भी होते हैं, बिहार यूपी के। लेकिन वहीं बिहार और यूपी में तरक्की क्यों नहीं हो रही है, ये सबसे बड़ा अहम एक वो रहता है उनका। लेकिन अभी जिस हिसाब से बिहार में इलेक्शंस होने वाले नवंबर में, उसको लेकर के जो तैयारियां चल रही हैं, उस बीच अपोजिशन को एक अहम मुद्दा ये भी रखना चाहिए कि एजुकेशन जो है वो अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि अभी जो बच्चे प्राइमरी में पढ़ रहे हैं, कल वो जाके कॉलेज में जाएंगे, आगे वो जाके हिंदुस्तान की अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जाके दाखिला लेंगे। अगर यहीं से उनको खाना अच्छा नहीं मिलेगा तो आगे कैसे बढ़ेंगे वो? बिल्कुल आपने सही कहा। वैसे भी जहाँ तक बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, यहाँ से वहाँ की जो शख्सियतें निकली हैं, गैर मामूली शख्सियतें हैं, और तालीमी लिहाज से भी अगर देखा जाए तो वो बिहार को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन बिहार के मामले में इस तरह का कोई इकदाम नहीं किया जाता, उत्तर प्रदेश के मामले में इस तरह का इकदाम नहीं किया जाता। बल्कि उत्तर प्रदेश का बुरा हाल इसलिए है कि वहाँ पर नौजवानों को सिर्फ फिरका परस्ती सिखाई जा रही है, फिरका परस्ती के दलदल में ढकेला जा रहा है। और हद तो ये है कि वो मुख्तलिफ किस्म के लानतों का शिकार हो गए हैं। मिसाल देखेंगे कि आप उत्तर प्रदेश में नौजवानों को तालीम देने के और उन्हें रोज़गार देने की बजाय हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, मंदिर मस्जिद किया जा रहा है। यहाँ तक कि मसाजिद और मनादिर को जो है, मसाजिद को शहीद किया जा रहा है, मदारिस को शहीद किया जा रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि एक मखसूस मज़हब को निशाना बनाना उन्हें सिखाया जा रहा है, जबकि हिंदुस्तान के लिए ये बहुत ही ख़तरनाक बात है और इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, इस तरह के काम नहीं होने चाहिए। तो बहरहाल नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं गोवा में आप देखेंगे कि एक मजहबी यात्रा के दौरान भगदड़ मच गई और उस भगदड़ में 10 अफराद के मरने की इत्तलात है अब तक, और ये भी कहा जा रहा है कि 50 से ज़ायद जख्मी हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हस्ब रिवायत ताज़ियत का इजहार करते हैं, और फिर आप देखेंगे कि राहुल गांधी ने भी, प्रियंका गांधी ने भी इस वाक़े पर इजहार हमदर्दी किया है, इजहार ताज़ियत किया है और लोगों से कहा है कि वो गम की घड़ी में उनके साथ है। तो आप अशर यासिर ये बताइए कि वहाँ पर हो क्या रहा है? देखिए, जो गोवा उसके शिवगांव में एक बड़ा हादसा हुआ। ये यहाँ पे एक श्री लहराई यात्रा यानी धार्मिक यात्रा के तौर पे एक की जाती है, जिसमें भगदड़ मच गई है। यहाँ पे हिंदुस्तान के हर खित्ते से लोग आते हैं और उसमें शामिल होते हैं यात्रा में। इसमें बताया जा रहा है कि अब तक 10 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई और 50 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। रेस्क्यू टीम वहाँ पहुँच चुकी है। ये जो हादसा हुआ एक कल रात हुआ है, मतलब क्या बोलते हैं, फ्राइडे सैटरडे की नाइट जो थी उसमें हादसा हुआ है। इस पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी, जो कि उसमें प्रतिपक्ष लोकसभा में, और प्रियंका गांधी ने इस पे जो है दुख जताया। और ये भी कहा गया है कि जो इंतज़ामिया हैं इस यात्रा के, जो ऑर्गेनाइज करते हैं पूरा, उन पे भी केस होना चाहिए। क्योंकि ये देखा गया, अभी जब हमने इसके बारे में देखा तो पता चला कि हिंदुस्तान में ये जो इस तरह की घटनाएं होती हैं ये बढ़ती जा रही हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हाथरस में भी एक घटना हुई थी, जिसमें 121 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद तिरुपति मंदिर में जो भगदड़ हुई थी उसमें 6 से 7 लोगों की या 10 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद फिर जो है महाकुंभ में 30 लोगों की मौत बताई गई। हालांकि जो अनुमान लगाया गया वो ज़्यादा का लगाया गया। हालांकि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है उसने कहीं पे लीपापोती की, ऐसे भी इल्ज़ाम जो है विपक्ष की तरफ से लगाए गए थे कि वहाँ पे ज़्यादा लोगों की मौत हुई। तो इस तरह की जब कोई यात्राएं होती हैं या कोई घटना हो जाती है
उस दौरान कुछ नहीं होता है। लेकिन जिस तरह हम बात कर रहे थे कि अभी के हाथरस में जो घटना हुई थी उसमें 121 लोगों की मौत हुई थी, उसकी चार्जशीट में उस बाबा का नाम ही नहीं था जिसकी वजह से घटना हुई है। जी जी। तो इससे यही अंदाज़ा लगाया जाता है कि एक तो आपका मैनेजमेंट फेल है, दूसरे अगर ऐसी कोई घटना हो रही है, ऐसा कोई आयोजन हो रहा है वहाँ पे, तो उसके लिए स्टेट पुलिस भी जिम्मेदार होती है, वहाँ की जो पुलिस है ज़िले की वो भी जिम्मेदार होती है कि आपने किस तरह से वहाँ पे व्यवस्था की है। इसी तरह कुंभ में भी यही हुआ। उसके बाद फिर यहाँ पे दिल्ली में जो वही कुंभ के दौरान दिल्ली में भगदड़ हुई थी, उसमें भी ये कहा गया कि हम जो है जो अधिकारी उनको निकाल देंगे, लेकिन सरकार को कहीं से भी सरकार खुद जवाब देने को राज़ी नहीं है। जिस तरह अभी हम बात करें अगर, तो जो पहलगाम का हमला हुआ है उसको लेकर के सरकार बता रही कि हम बहुत गमगीन हैं, लेकिन हमने ये भी देखा कि हम लोग इस बात पे काफ़ी दिन से इस बारे में बात कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री अपना दौरा छोड़ के आते हैं और वो जो है बिहार जाते हैं, बिहार में वो बात करते हैं। उसके बाद फिर अभी कल फिर वो जो है केरला गए, केरला में उन्होंने एक वर्ड बोला कि कुछ लोगों की नींदें हराम हो जाएंगी। उसके बाद फिर वो आंध्र प्रदेश गए। आंध्र प्रदेश जब वो गए हैं तो आप उनका एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है कि वो पहलगाम का जो हमला हुआ है वो उससे इतने दुखी हैं, लेकिन वहाँ पे वो खुद जो है क्या बोलते हैं, अच्छी तरह से हंस रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। हाँ। तो आप ये बताइए कि जहाँ पे बीजेपी जवाबदेह होती है वहाँ पे बीजेपी वहाँ के जो अफसरान हैं उनको लेके आ जाती है या फिर पुलिस वालों को लेके आ जाती है, पुलिस के जो आला अधिकारी होते हैं उनको, लेकिन बीजेपी खुद ये इसके बारे में कोई जवाब नहीं देती है। बीजेपी पे जब ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आपकी कानून व्यवस्था क्या कर रही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे वो बीजेपी के राज्य जो भी हों, वहाँ पे अगर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आपकी कानून व्यवस्था क्या कर रही है, तो ये कहा जाता है कि हम बुलडोज़र लेकर के जाएंगे, उनका घर तोड़ देंगे जिन्होंने ऐसा किया। लेकिन आप कभी जवाब नहीं देते हैं। आपसे अभी भी ये पूछा जा रहा है कि पहलगाम का हमला कैसे हुआ। ये भी एक खबर सामने आई कि वो लोग एक हफ्ते से वहीं बैठे हुए थे, लेकिन फिर भी आप क्यों नहीं पकड़ पाए। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब इसके बाद भी अगर आप जो है ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश में जो है 70 साल राज किया है, उस दौरान भी कई सारे हमले हुए हैं, तो ये आपकी क्या बोलते हैं, जो इंसानियत है उसको दिखाता है कि आप कितनी अच्छी पार्टी हो, कितनी सभ्य पार्टी हैं। वहीं अगर दूसरी खबर की बात करें तो ये भी कहा जा रहा है, आज जो है बीजेपी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उसमें ये कहा गया है कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो कांग्रेस के एक लीडर हैं चरणजीत सिंह चन्नी, जो कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने इसके क्या बोलते हैं सबूत मांगे थे। आज फिर एक वो दिया गया बयान संबित पात्रा की तरफ से कि जो CWC की मीटिंग है, जो कांग्रेस का CWC है वो एक्चुअल में PWC है। और जिस तरह से इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी पे कहा जा रहा है कि आप जो हैं पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, अब आप ये बताइए कि वो विपक्ष में है और आप सत्ता में हैं, आपने अभी तक कौन सा एक्शन लिया है ये बताइए। यूट्यूब चैनल्स के अलावा आपने और कौन सा एक्शन लिया है वहाँ पे? आपने मीटिंग्स बहुत की हैं, इस बारे में अगर हम सवाल ज़्यादा करें, अगर कोई सवाल ज़्यादा करे तो उस पर आप केस कर देंगे। जी हाँ जी। इसी तरह विपक्ष अगर इस पर सवाल करता, उससे पहले आप जो है जातिगत जनगणना लेके आ गए, जातिगत जनगणना में सबको उलझा दिया आपने। और बिहार में इलेक्शंस है, बिहार की मांग काफ़ी टाइम से रही कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए पूरे राष्ट्र में, क्योंकि बिहार में हो चुकी है, इस वजह से आप जातिगत जनगणना ले आए। तो ये सारी चीज़ें जब एक साथ चलती हैं तो फिर जो अहम मुद्दे होते हैं देश के, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जिस तरह आप देखेंगे पुलिस स्टेशन नहीं बल्कि अगर रेलवे स्टेशन जाएंगे आप, या फिर एयरपोर्ट जाएंगे, या फिर आप किसी बस स्टैंड जाएंगे और छोटे छोटे शहरों में भी जाएंगे, तो वहाँ पर कुछ टोलियाँ होती हैं जो तवज्जो हटाकर लोगों का सामान चोरी कर लेती है, लोगों को लूट लेती हैं। यहाँ तक कि बैंकों में भी ऐसा होता है, अगर बैंक जाएंगे तो वहाँ पर भी एक टोली ऐसी पहुँच जाती है जो तवज्जो हटाकर माइंड डाइवर्ट करते हुए आपका सामान चोरी करती है, आपका रकम लेकर चली जाती है। तो अब ऐसा लगता है कि अपोजिशन जो कायदीन है वो इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि मोदी हुकूमत आवाम की तवज्जो हटाने के लिए कुछ ना कुछ करती रहती है। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि पहलगाम में 26 कीमती जानें गई हैं और उसकी जवाबदेही से बचने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन का जो मुतालबा था कि ज़ात पात पर अपनी मरदमशुमारी करें और की जाए, और हिंदुस्तान में ताकि OBCs की तादाद भी मालूम हो सके, BC जो SC STs हैं उनकी तादाद मालूम हो सके, अक़लियतों की तादाद मालूम हो सके। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन फ़िरक़ा परस्त दरिंदों ने जो मज़हब को अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया है, हालांकि वो मजहबी नहीं है, सिर्फ एक रूप धार लेते हैं मज़हब का और कहते हैं कि हम मजहबी हैं, हम हिंदुत्व को मानने वाले हैं और हम सनातनी हैं और हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो ये जो है ना
आप मजहब यानी जात-पात की पर मबनी जो मर्दमशुमारी है उससे भी मुसलमानों को शामिल ना करने या उससे भी मुसलमानों को निकालने के नारे बुलंद कर रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए कि हिंदुस्तान का जहाँ तक ताल्लुक़ है तमाम अवाम उससे जुड़े हुए हैं। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, आप हमेशा मुसलमानों पर निशाना बनाते हैं। अब मोदी हुकूमत मुल्क की तरक्की की राह पर गामजन करने की बजाय, मुल्क की बहबूद के लिए इक़दाम करने की बजाय या मुल्क को आगे बढ़ाने की बजाय आपने देखा कि उसने एक नहीं, दो नहीं, कई मुसलमानों के खिलाफ बिल्स मंजूर किए। जबकि आप देखेंगे तलाक़ सलासा की कोई ज़रूरत नहीं थी, उसको एक जुर्म करार देना। लेकिन हकीकत जो थी वो ये थी कि मुस्लिम जो बेवाएँ हैं, हिंदू जो बेवाएँ हैं, जिनकी जो हालत ज़ार है, आप देख सकते हैं कि उन बेचारियों को दोबारा शादी करने नहीं दी जाती। आज भी आपको बताता हूँ कि बचपन की शादियों का सिलसिला जारी है, जिस पर औरंगज़ेब ने पाबंदी आयद कर दी थी, राजा राम मोहन राय ने पाबंदी आयद करवाई थी और उसके खिलाफ मुहिम चलाई थी। तो ये जो चीज़ें हैं आज भी बचपन की शादियों का सिलसिला जारी है। हद तो ये है कि आप देखेंगे कि कोई दलित जो है वो आलाजात के हिंदू के सामने बैठकर बात करता है तो उसे कत्ल कर दिया जाता है। उसकी अगर बारात निकलती है घोड़ी पर तो उस पर संगबारी की जाती है। तो कई ऐसे वाक़यात पेश आए हैं जहाँ पर दलित दुल्हन है, घोड़ी पर सवार था, उसने हेलमेट पहन रखी थी ताकि संगबारी से बचा जा सके। तो आपके पास ना इंसाफ है, ना आपके पास मसवात है, ना आपके पास उखवत है और आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पहले हुकूमत करना सीखिए, ये सबसे अहम बात है। संबित पत्रा आप देखेंगे कि अजीब गरीब बातें करते हैं। पाक वर्किंग कमेटी यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी को उन्होंने पाक वर्किंग कमेटी कहा है, जिससे उनकी जहनीत का अंदाजा होता है। अब भारतीय जनता पार्टी के बारे में लोग क्या कहते हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। ये अब पार्टी सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, लेकिन हकीकत में ये है कि ये मजहब की बुनियाद पर लोगों को तकसीम कर रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बयानात उठाकर देख लीजिए या उनके वीडियो क्लिप्स देख लीजिए, आपको मालूम होगा कि हिंदुस्तान में इश्तियाल अंगेज़ी कौन कर रहा है। वज़ीर दाखिला, जिनका फ़र्ज़ बनता है कि मुल्क में अमन व अमान कायम रखें, बरकरार रखें, उनके बयानात आप देख लीजिए। इससे अंदाज़ा होगा कि जो कानून की बात करते हैं, दस्तूर की बात करते हैं, वही कानून को तोड़ रहे हैं, दस्तूर से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, भगदड़ की हम बात कर रहे थे। अब वज़ीर आज़म को चाहिए कि हमदर्दी का इजहार करना या इजहार तैज़ियत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो वहाँ पर लोग मरे हैं उनके महलिकून को फीकस 1 करोड़ रुपये दे दीजिए। आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप हिंदुत्व की बात करते हैं, आप सनातनी होने की बात करते हैं, तो ये जो मरे हैं वो हिंदू भाई है, उनकी मदद कीजिए। आप कम से कम 1 करोड़ रुपये मुआवजा दीजिए। जब आपको कहा जाएगा कि आप हिंदुओं के हमदर्द हैं, आप हिंदुओं के हमदर्द हैं, ना हिंदुस्तान के हमदर्द हैं, ना मुसलमानों के हमदर्द है, ना हिंदुस्तानियों के हमदर्द है। आप इख्तिदार चाहते हैं, ये अपोजिशन जमातें कहती है, अपोजिशन ये बार बार इल्ज़ाम भी आयद कर रही हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, इस तरह की अगर हुकूमतें, मैं समझता हूँ कि वैसे भी इंटरनेशनल जो लेवल पर जो हमारे ताल्लुकात है उसको तबाह बर्बाद कर दिया गया। बिल्कुल सही, इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारे ताल्लुकात हैं उनको तबाह बर्बाद किया गया है और ये 2014 के बाद ही शुरू हुआ है जी। आप ये देखिए कि हिंदुस्तान में ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें 2014 के बाद हुई जो उससे पहले नहीं थी। आज नाम पूछ के लोगों को लिंच किया जा रहा है, ठीक है। उस दौरान कोई भी क्या बोलते हैं आरएसएस का बंदा ये नहीं कहता है कि ये काम क्यों किया गया, ये गलत है। हालांकि एक बयान देते हैं जो संघ प्रमुख हैं मोहन भागवत कि हिंदू कभी किसी का नाम पूछ कर नहीं, किसी का धर्म पूछ के नहीं मारता। जी जी। लेकिन यहाँ पे जब लिंच किया जाता है तो वो जो इन्होंने अपने बंदे छोड़े में गौरक्षा के नाम पे जो आतंक मचा रहे हैं उनको पूरा सपोर्ट मिला हुआ है। यहाँ तक कि करनी सेना को, जो कि रामजी लाल सुमन पे जो है अटैक करती है, उनकी रैली जा रही होती है, उनका काफिला जा रहा होता है जिस पे पत्थर से हमला किया जाता है, काफ़ी गाड़ियों के शीशे टूट जाते हैं, काफ़ी गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं। लेकिन उस दौरान भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोई एक्शन नहीं लेते हैं। तो इससे आप यही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बड़ी यहाँ पे जाती है, क्योंकि जो सती प्रथा का जो सिस्टम है वो आरएसएस शायद अभी भी ऐसा कहा जाता है कि वो लागू करना चाहती है और वो पूरी तरह से लागू करना चाहती है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि देश की जो हिंदू महिलाएं वो इतनी ज़्यादा आगे आकर के ऊपर जाएं। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि अभी जिस तरह से हिंदुस्तान में कॉरपोरेट कंपनियां आ रही हैं उससे वो लोग काफ़ी ज़्यादा आगे जा रहे हैं पढ़ करके। तो आरएसएस की जो मेंटेलिटी है वो कहीं ना कहीं से छोटी जा रही है, क्योंकि वो पढ़ के आगे जा रहे हैं तो उनके और लोग मिल रहे हैं और दोस्त बन रहे हैं, हिंदुस्तान के ही नहीं और दुनिया से लोग उनके दोस्त बन रहे हैं। तो इस वजह से उनका माइंड डेवलप्ड हो रहा है। आरएसएस का मसला ये रहता है कि आप एक जगह रहो,
एक जगह गुट रहो और जो हमारा कहना उसको मानो। जी हाँ। तो अभी जो आपने बात की कि यहाँ पे हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के बाहर भी हिंदुस्तान की छवि कहीं ना कहीं ख़राब हुई है सर। जिस तरह हम देखें कि हमारी जो भूख वाला रेशो है जी हाँ। वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है वहाँ पे, मतलब बढ़ा है। और जो हमारा क्या बोलते हैं जर्नलिज्म वाला पूरा है, पत्रकारिता वाला जो नंबर है रैंकिंग, उसमें भी हम काफ़ी ज़्यादा नीचे गए हुए हैं। तो ये 2014 के बाद ही हुआ है। अब एक इंटरव्यू में जो कांग्रेस के लीडर हैं उन्होंने एक बात की थी कि ये बताइए आप 2014 से पहले कहीं पे कोई किसी को गोदी मीडिया नहीं कहता था, ये 2014 के बाद ही क्यों ऐसी चीज़ें बढ़ी हैं? क्यों बढ़ी हैं? उसका रीज़न यही कि इस वक्त जो है देश की मीडिया पे पूरा जो है कंट्रोल जो है वो केंद्र सरकार का बताया जाता है, या फिर उनके जो एक दो लोग हैं, जी हमारे दो वाले, उनका बताया जाता है। अभी कल भी उनको जो है उनसे मुलाकात हुई है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी भी बहुत तारीफ की थी कल भी, और उन्होंने एक शॉल दी थी और एक पेंटिंग उनको गिफ्ट की थी। तो ये सारी चीज़ें चल रही। लेकिन कल सर जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरला में एक बयान देने के लिए खड़े हुए थे तो उन्होंने ये क्यों बोला था कि यहाँ पे केरला के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन जी भी हैं जो कि इंडी अलायंस के एक बहुत अच्छे लीडर हैं, कट्टर लीडर हैं, और यहाँ पे शशि थरूर भी हैं जो कांग्रेस पार्टी के हैं। तो ये देख करके कुछ लोगों की नींद हराम हो जाएगी, बात जहाँ तक पहुँचनी थी पहुँच गई। क्या था इसका मतलब, क्या था? अजीब गरीब बातें करते हैं वज़ीर आज़म, आपको मालूम है, और पता नहीं उनका जो स्क्रिप्ट लिखने वाला है अजीब व गरीब उसकी जहनियत है, उसकी सोच है। और अगर शशि थरूर जाते हैं, एक सरकारी तकरीब है, शशि थरूर गए बहैसियत चीफ मिनिस्टर, वहाँ पर पिनराई विजयन गए, तो वो उनका फर्ज था, वो गए हैं, उससे नींद का क्या ताल्लुक है? तो कांग्रेस ने कहा है कि फिलवक्त वज़ीर आज़म की नींद उड़ी हुई है, वो काफ़ी बदनाम हो चुके हैं। पहलगाम वाक़े को लेकर, पुलवामा वाक़ा जब हुआ था 46 जो हमारे जो सिपाही मारे गए थे, शहीद हुए थे, आप उस वक्त देखेंगे कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में उस वक्त के जम्मू कश्मीर के गवर्नर ने कहा कि उन्होंने बार बार फ़ोन किया, लेकिन ये कहा गया उनसे कि आप डिस्टर्ब ना करें। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि एक कौमी मसला है और आप कहते हैं कि डिस्टर्ब ना करें, और वज़ीर आज़म उस वक्त देखेंगे कि एक शूटिंग में मसरूफ़ थे। तो बहरहाल वज़ीर आज़म को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, जबकि मुल्क के जो मसाइल है उस पर उनको तवज्जो देनी चाहिए। नींद हराम होने की बात यह है, आज बहैसियत हुक्मरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की नींद हराम होनी चाहिए थे, क्योंकि दहशतगर्दों ने हमारे पास घुसकर 26 लोगों को शहीद किया और वज़ीर आज़म जाग रहे हैं और जागने का दावा कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। वज़ीर आज़म को ख्वाब गफलत से और मुजरिमाना नींद से बेदार होना चाहिए। वज़ीर आज़म कहते हैं कि मैं सोता नहीं, अगर वो सोते नहीं हैं, अगर जागते हैं, तो इस तरह के वाक़यात क्यों हो रहे हैं? आज सारा हिंदुस्तान पूछता है। आज वज़ीर आज़म जागे होते तो हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम नहीं होता। आज वज़ीर आज़म ख्वाब गफलत में ना पड़े होते या नींद में नहीं होते तो हिंदुस्तान में कोई फर्का वराना फसादात नहीं होता। आप अंदाजा कीजिए कि अगर कोरोना वायरस का वबा भी फैलती है तो इसे भी फिरका वराना रंग दिया जाता है। तो इसका मतलब है हमारे वज़ीर आज़म सो रहे हैं, और इसी तरह सो रहे हैं जिस तरह वो बोलते नहीं, इसी तरह वो जागते नहीं, ऐसा लगता है मुझे। बिल्कुल सर, जिस तरह का जो अभी जो अटैक हुआ है पहलगाम वाला, उसके बाद तो प्रधानमंत्री की नींद हराम होनी चाहिए थी। जी हाँ। और अभी जो चीजें हमारी नींद हराम होगी वही से बिल्कुल हम सबकी नींदें हराम हुई है। हमारे जो हिंदुस्तानियों को शहीद किया गया है, हम पर हमारे हम में गम पाया जाता है। बिल्कुल, लेकिन अभी देश के प्रधानमंत्री ने इस पे मीटिंग्स बहुत की हैं, लेकिन इसको लेकर के कोई बयान नहीं दिया है। अभी सीधे तौर पे पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया है। और अभी जो कल एक हादसा सर लखीमपुर खीरी में जो हुआ है बस वाला, जी कि एक बस पे एक लड़की को कुछ लोग छेड़ रहे थे, तो जो बस ड्राइवर था वो मुस्लिम था, उसने जो है उसको बचाने की कोशिश की तो उन लोगों ने उसे भी मारा। उसके बाद FIR उस पर भी हो गई कि तुमने भी बस रोक करके उसको बचाया क्यों? मतलब माइंडसेट तो यही है उनका। यानी लड़की को बचाना भी अब जुर्म हो गया। हाँ, आप बताइए, अब 16 साल की बच्ची थी, दलित बच्ची थी वो, जिसको छेड़ा जा रहा था। तो एक क्या बोलते हैं ड्राइवर जो थे, उन्होंने बस साइड में रोकी और वो लोगों से कुछ बोलने लगे, लड़ने लगे, तो उन्होंने उसे भी मारा है। उसके बाद FIR कंडक्टर और ड्राइवर दोनों पे हुई है। आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा कहा जाता है, दावा किया जाता है। और योगी आदित्यनाथ को अगर ये लगता भी है कि उत्तर प्रदेश का जो है लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, तो आप रोज़ की 10 घटना उठा करके देख लें कि क्या क्या हो रहा है और हमारा लॉ एंड ऑर्डर कहाँ गया है। जिस तरह से इतनी ज़्यादा वो की जाती है, ये जो कुंभ कराया गया, कुंभ में आप देखिए कि कितने लोगों की मौत हुई थी, इसमें सिर्फ 30 ही बताया गया था कि 30 लोगों की मौत हुई है। कितने लोग अभी भी लापता हैं, कितने लोगों के घर पे ना लाश पहुंची, ना बंदा पहुंचा, ना जिंदा ना मुर्दा।
तो इसके बाद भी अगर कोई आवाज़ नहीं उठाता है इन चीज़ों पे, इसके बाद भी अगर हमारे सनातनी लोग नहीं बोलते इन चीज़ों पे, तो इसका मतलब आपके दिमाग में वो चीज़ें घुस गई हैं जो वो घुसाना चाहते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। बहरहाल नाज़रीन, इसी सही बात के साथ हम अपना प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ अख्ताम को पहुंचाते हैं, लेकिन आपको ये बताते हैं कि जिस अंदाज में हमने आपको बताया कि गज़ा में इसराइल की बर्बरियत, इसराइल की जुल्म जबर का सिलसिला जारी है, उसने वहाँ खाना भी बंद कर दिया है, वो बहुत मुश्किल हालात से वहाँ के लोग गुजर रहे हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ अख्ताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशर यासिर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।